अगर आप मास्टर कर रहे हैं तो ये आपके सेकेंड सेमेस्टर में या फिर सेकेंड ईयर में ये सिलेबस है MGP 13 का चैप्टर 11 में हम सब पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बात करता है ह्यूमन राइट्स एंड कल्चर फॉर पीस। ठीक है, तो लोगों का अधिकार, ह्यूमंस का जो अधिकार है, राइट्स है, और कल्चर फॉर पीस। तो यहाँ पर है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद है यहाँ पर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, डिफाइनिंग ह्यूमन राइट्स को डिफाइन किया है। तो कल्चर को भी यहाँ पर डिफाइन करना होगा। पीस, जो कि हमने देखा पीस क्या होता है। फिर ओरिजिन एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स, या अभी तक तो हम लोग ग्लोबल पीस की बात कर रहे थे, रोल ऑफ NGO इन पीस मेकिंग प्रोसेस की बात कर रहे थे। पर अब हम लोग को यहाँ पर देखना है ह्यूमन राइट्स का ओरिजिन क्या है, कब हुआ, और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कब हुआ, है ना। तो अब हमें ह्यूमन राइट्स पे आना, पीस पे तो हो गया, अब ह्यूमन राइट्स पे आना। अब कल्चर ऑफ पीस, कि जो पीस का कल्चर क्या रहा है। हमने आर्ट एंड कल्चर के थ्रू भी हम सब पीस को स्प्रेड कर रहे हैं, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा। अब फिर इस कंसेप्ट का इवोल्यूशन कैसे होता है, ह्यूमन राइट्स का या कल्चर फॉर पीस का, ये इन कंसेप्ट का इवोल्यूशन क्या होता है। फिर 8 एक्शन, 8 तरह के एक्शन लिए गए हैं फॉर क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ पीस। फिर समरी है, फिर क्वेश्चंस है। और ये जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसे लिखा करो। तो अगर हम देखें इंट्रोडक्शन में, वाइल दी 20th सेंचुरी वाज अनडाउटली अ सेंचुरी ऑफ अनइमेजिनेबल ब्रेक थ्रूज। तो 20th सेंचुरी मतलब 1900 से लेकर के 2000 तक का जो भी ये रहा है, ये अनइमेजिनेबल रहा है, ब्रेक थ्रू रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड्स में। रिगेटिवली इट वाज आल्सो अ मोस्ट हॉरिफिक वन। 2 वर्ल्ड वार्स हो गए 1914 में, और 1939 में 2 वर्ल्ड वार हुए। फिर यहाँ पर एटॉमिक बम हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी साकी के ऊपर। फिर अभी अगर आपको इमरजेंसी भी, अगर इंडिया के कंटेंट्स में देखेंगे तो इमरजेंसी है। फिर आपका जो इंडिया चाइना के बीच में वार, फिर इंडिया पाकिस्तान में वार, फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले की हालत है, ये सब जो थी। तो फिर राजीव गांधी की जो उनकी जो उनका जो उनको जो पब्लिकली उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई। तो ये सब भी तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। तो इंडिया केस में इन सब बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखते हैं परहैप्स द ग्रेट पॉजिटिव आउटकम। अब देखो, वर्ल्ड वार से एक पॉजिटिव आउटकम भी आता है, ये काफ़ी बड़ी बात है। वाज द बर्थ ऑफ यूनाइटेड नेशन इन अप्रैल 1945। ठीक ना। अब वर्ल्ड वार 2 से क्या होता है, यूनाइटेड नेशन का जन्म होता है, ये पॉजिटिव आउटकम थी। अभी यूनाइटेड नेशन हमने देखा ये भी पीस मेकिंग पे काम करता है पिछले चैप्टर पे। ठीक है। और इन्होंने सिग्निफाई किया चार्टर 50 कंट्री के साथ, बिकॉज इट वाज इन दिस चार्टर दैट फॉर द फर्स्ट टाइम रेफरेंस वेयर मेड टू ह्यूमन राइट्स। तो इस टाइम में क्या था, ह्यूमन राइट्स पे काम करने की बात की गई थी फर्स्ट टाइम। सून आफ्टर इन नवंबर 1945 द यूनेस्को वाज एस्टेब्लिश। अब देखो, नवंबर 1945 में यूनेस्को भी एस्टेब्लिश होता है। सो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी यूएन का पार्ट है, सब्सिडरी बॉडी है। अब देखना, एस्टेब्लिश टू इंश्योर दैट देयर वुड नेवर अगेन बी अनदर वर्ल्ड वार। तो यूनेस्को क्यों एस्टेब्लिश हुआ था, इसका कारण था कि तीसरा वर्ल्ड वार ना हो। पर क्या लगता है ऐसा, जो अभी ट्रेड वार चल रहा है, ट्रेड वार चल रहा था 18 में, अभी 25 में इतने सारे वार चल रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान भी वार हुआ, और फिर मिडिल ईस्ट में जो अभी क्राइसिस चल रही है, कितना कुछ लड़ाई हो रहा है। अभी रिसेंटली ट्रम्प ने भी मिसाइल अटैक किया था। तो ये मैं जुलाई की बात कर रहा हूँ, 14 जुलाई है आज, 14 जुलाई 2025। तो ये सब चीज़ों को लेके चलना क्या, इट्स गोल वाज टू अचीव पीस एंड सिक्योरिटी बाय प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोलैबोरेशन थ्रू एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर इन ऑर्डर टू फर्दर द यूनिवर्सल रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स जस्टिस एज प्रोक्लेम इन द यूएन चार्टर। तो ये चीज़ तो करना है नहीं। इट वाज इन 18 नहीं, इट वाज 1989 दैट यूनेस्को केम द कंसेप्ट ऑफ कल्चर ऑफ पीस। अब देखो, ओरिजिन यहाँ पर बता रहा है इन तीनों का। ठीक ना। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये सब, ओरिजिन बता रहा है।
पॉजिटिव आउटकम बता रहा है ना। कल्चर ऑफ पीस कब आया? 1989। ये सब आप अपने से ना इस नोट्स बनाते जाओ, इम्पॉर्टेंट जो मैं कह रहा हूँ उसका नोट्स बनाते जाओ। इंडिकेटिंग दैट वर्ल्ड मस्ट टेक अ शिफ्ट फ्रॉम कल्चर ऑफ वार, जो कि कल्चर ऑफ वार था, लड़ाई करना था, कल्चर था, उसको कल्चर ऑफ पीस में कन्वर्ट किया जा रहा है, ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। कल्चर ऑफ पीस इज मोस्ट रिसेंट डेवलपमेंट इन पीस ऑफ एजुकेशन, फील्ड ऑफ पीस एजुकेशन। ठीक है। फिर अगर हम देखें इन दिस यूनिट we will briefly look at the origin of human rights, some historically influenced and well-known human rights documents leading to a universal declaration of human rights. A culture of human rights is now growing throughout the world, with government taking important steps to place it on their national agenda. However, even though human rights are protected and guaranteed by law, ये भी आप जानते हो, government policy ensuring that they are upheld can only happen if the common people, civil society, is well educated on this subject. Hence, the need for human rights education is very important. Hand in hand with this is the understanding of how peace begins in the heart of the individual. What are the barriers to peace and the 8 action areas for creating a culture of peace? तो ऐसा है। तो अब यहाँ पर जब एम एंड ऑब्जेक्टिव है, तो आप इस स्टडी से क्या मतलब पढ़ने, स्टडिंग दिस यूनिट यू शुड बी एबल टू नो, हम लोग किस इस चीज़ों के बारे हम लोग समझ पाएंगे, जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, आवर बेसिक एंड फंडामेंटल राइट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, मीनिंग ऑफ कल्चर एंड ट्रू पीस, एंड हाउ एन इंडिविजुअल वी कैन कंट्रीब्यूट टू क्रिएटिंग अ पीसफुल वर्ल्ड। तो ये इस चैप्टर से हम लोग एम ऑब्जेक्टिव समझ जाएंगे ह्यूमन राइट्स का या अपने फंडामेंटल राइट्स का। तो अगर यहाँ पर बात करता है व्हाट इज़ ह्यूमन राइट, ह्यूमन राइट्स आर लिटरली द राइट्स दैट वन हैज़ सिंपली बिकॉज वन इज़ अ ह्यूमन बीइंग। तो जो राइट्स उसके पास पहले से है, जो राइट उसके पास है, ठीक ना, बिकॉज क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग है। अगर आप कोई ह्यूमन बीइंग है तो उसे भूख लगी है तो वो खाएगा, तो ये बेसिक नीड्स हो गया। कपड़े ढकने के लिए शरीर ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, ये भी बेसिक नीड है। फिर एक घर पे एक सर के ऊपर शेल्टर चाहिए कि बरसात से ये सब चीज़ों से बच सके, तो ये चाहिए। तो बेसिक नीड जो है ना फुलफ़िल होनी चाहिए। पर अभी के टाइम में 2025 चला, काफ़ी ब्रॉड हो गया ह्यूमन राइट्स का डेफिनेशन। अगर और बेसिक नीड्स की बात करें तो देखो यहाँ लिखा हुआ, दीज आर द बेसिक इनहेरेंट राइट विथ विच अ पर्सन इज बॉर्न इन द वर्ल्ड। दीज आर इक्वल एंड इनएलिनेबल, इक्वल भी होता है और इसे सेपरेट नहीं कर सकते ह्यूमन से। ह्यूमन डिग्निटी इज द quotance of human right. The concept of human right is based on the respect for inherent dignity and fundamental worth of individual, which is at very depth of all human life, leaving aside all artificial man-made division based on color, race, sex, religion. Human rights are equal rights. They are also inalienable rights, and as member of species of Homo sapien, they are also universal rights. तो जो भी रहा है ना होमो सेपियन, ये सब उनकी भी एक यूनिवर्सल राइट्स है, रहने खाने की, हंटिंग करने की। तो और अगर यहाँ पर देखें बेसिक फंडामेंटल राइट्स यहाँ लिखा हुआ है, बेसिक ह्यूमन राइट्स आर द वन विदाउट विच इट वुड बी इम्पॉसिबल टू लिव। समझे, अगर उस अधिकार के बिना हम रह नहीं सकते तो वो हमारा बेसिक ह्यूमन राइट्स है। सच एज राइट टू फूड, shelter, basic medical care. Fundamental rights are those which allow us to be citizen and participate in society, such as having the right to freedom of speech. Traditional view limited human rights to civil and political rights, ठीक ना। अब यहाँ पर हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा है कि हिस्ट्री में क्या था। ट्रेडिशनल जो ह्यूमन राइट्स है वो क्या था, सिविल और पॉलिटिकल तक वो सीमित थे। इंक्लूडेड अमॉन्ग दिस आर राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी, right not to be discriminated against on the basis of ये right to vote, freedom movement, freedom of speech, freedom of press, the right to be free from arbitrary invasion of privacy within family and home, and legal rights such as right to due process of law। ठीक है।
It has been acknowledged that this set of rights is far too limited in scope and that a more multidimensional and holistic approach must be taken. Such an approach includes not only the basic civil and political rights noted above, but also essential social, economic, and cultural rights, including the right to an adequate standard of living, the right to education, the right to work and to equal pay for equal work, and the rights of minorities to practice and enjoy their own culture, language, and religion. तो यहाँ पर हम ट्रेडिशनल व्यूज़ फिर मॉडर्न सोसाइटी में क्या क्या और व्यूज़ आए हैं ये देख रहे कि राइट्स इन सब से रिलेटेड है, मल्टी डायमेंशनल है। मैं रेट डाल रहा हूँ तो आपको इतनी तो समझ में आनी चाहिए, आप पढ़ो। ऑफ पार्टिकुलर इम्पोर्टेंस इज द प्रोटेक्शन एंड एडवांसमेंट ऑफ द राइट्स ऑफ डिसएडवांटेज। और जो इम्पोर्टेंस पार्टिकुलर इम्पोर्टेंस दिया था किसे, राइट्स ऑफ डिसएडवांटेज एंड माइनॉरिटी ग्रुप को, जैसे कि वुमेन को, एल्डर एल्डर बूढ़े बुजुर्ग को, एल्डर को, चिल्ड्रंस को, इंडिजिनस पीपल्स को, इन सब को इन पार्टिकुलर इम्पोर्टेंस दिया गया। अब यहाँ पर क्या आ जाता है, रिजर्वेशन भी आ जाएगा। तो ये है। फिर अगर स्कूल्स में देखिए जो स्कॉलरशिप दिया जाता है वो भी तो पार्टिकुलर इम्पोर्टेंस दिया जाता है ना। तो द यूनाइटेड नेशन had adopted a holistic approach in broadening the scope of human rights, and international community has repeatedly affirmed the interdependence of both set of rights। ठीक है। अब यहाँ पर आता है द ओरिजिन एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स, है ना। ओरिजिन पता करना है और हिस्ट्री कैसी रही ह्यूमन राइट्स की वो पता करना, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट का मतलब है कि बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट आने वाला है इस पेज के बाद। द ओरिजिन एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स जो है ये मॉडर्न टर्म है, बट द प्रिंसिपल इट इवोक इज एज ओल्ड। पर जो प्रिंसिपल ये फॉलो करता है ना, ये काफ़ी ओल्ड एज प्रिंसिपल है। एवर सिंस द क्रिएशन ऑफ ह्यूमैनिटी इट स्ट्रीम फ्रॉम द कॉन्साइंस ऑफ विजनरी philosopher, peace lover, humankind in general. These were people who dreamed of an equitable world। जो भी लोगों की बात करेंगे ना वो एक इक्विटेबल वर्ल्ड बनाना चाहते थे, इन विच ऑल पीपल कैन एंजॉय बेसिक एंड इनहेरेंट राइट्स सिंपली बिकॉज they belong to the human race। Some of these visions emerge out of religious belief, feeling of brotherhood, compassion. Still other emerge as result of indigenization, so, on seeing injustice being inflicted on women, children, war victim, slavery, genocide, and ethnic cleansing. Initially these claims had no legal basis and were considered to be moral claims. In due course these rights were formally recognized and protected by law. Often they were incorporated in the constitution in form of a bill of rights। तो बिल ऑफ राइट्स एक बना करके कॉन्स्टिट्यूशन में इसे इनकॉर्पोरेट किया गया, जिसे हम हमारे इंडिया में फंडामेंटल राइट्स है, यूएसए में बिल ऑफ राइट्स है। तो यहाँ पर तो इन्होंने ये बताया कि ह्यूमन राइट्स क्या है, किन किन चीज़ों को कवर करता है, ठीक ना। वन कैन ट्रेस दिस आइडियल इन द एंशियंट इंडियन वैदिक टेक्स्ट। अब यहाँ पर इंडिया की बात करता है, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर से आप एक स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, समझ रहे हो इंडिया के बारे की, और इंडिया में ओरिजिन और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करें तो कहाँ पर है। तो वन कैन ट्रेस दिस आइडियल एंशियंट इंडियन वैदिक टेक्स्ट, पुराण, एपिक, ऋग्वेदा टॉक अबाउट 3 सिविल लिबर्टी, ताना, स्किर्धिरी और जिबाजी, मतलब कि बॉडी, ड्वेलिंग या हाउस या लाइफ, ये 3 बेसिक राइट्स है, सिविल लिबर्टीज है। द अर्थशास्त्र, द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल ट्रीटीज गिव्स डिटेल्स ऑफ सिविल एंड लीगल राइट्स। अब देखो अर्थशास्त्र क्या देता है, सिविल और लीगल राइट्स के बारे में बताता है। इट स्टेट दैट किंग शैल प्रोवाइड द ऑर्फेन, द एज,
the infirm, the afflicted, helpless with maintenance। तो किंग को ये सब चीज़ प्रोवाइड कराना है, तभी वो किंग कहलाएगा, तभी उसकी वैल्यू रहेगी। अदरवाइज किंग की क्या वैल्यू रहेगी अगर वो ये सब चीज़ करा ही नहीं रहा है, सब उसे गाली देंगे। जब लोग ही नहीं हैं आपके पास तो आप किस पे रूल करोगे। ही शैल ऑल्सो प्रोवाइड सब्सटेंस टू हेल्पलेस एक्सपेक्टेंट मदर्स एंड ऑल्सो द चिल्ड्रन दे गिव बर्थ। द मनुस्मृति, ये भी इम्पॉर्टेंट है। महाभारत, अर्थशास्त्र ऑल्सो फोकस ऑन कंडक्ट ऑफ वार वेन अ वार शुड एंड शुड नॉट बी फाउट। तो ये इस चीज़ पे भी फोकस करता है कि वार कब करना कब नहीं करना। इट वॉज वन मेजर कॉज ऑफ ह्यूमन राइट्स, और ये भी एक कारण है कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है इन एंशियंट कंसेप्ट में। फर्दर एंशियंट इंडिया में फर्दर मोर अंडरलाइंग द प्रिंसिपल ऑफ वासुदेव कुटुम्बकम, मतलब क्या, यूनिवर्सल इक्वलिटी। ये वर्ड किसने दिया था, प्रोपोंडेड द कंसेप्ट ऑफ, तो इसने राधा कार्तिकेय ने दिया था, मिस्टर राधा कार्तिकेय ने। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सब, समझे। मोर देन 25 ईयर्स अगो, इम्पॉर्टेंट कर लेना ये। मोर देन 25 ईयर अगो टीचिंग्स गौतम बुद्धा एक्सपॉन्डेड वेयर ट्रूली रिवोल्यूशनरी एंड इगलिटेरियन। तो ये एक रिवॉल्यूशन था, इगलिटेरियन था। गौतम बुद्धा ने जो अपनी टीचिंग्स को फैलाया, उससे क्या असर हुआ। इन हिज लोटस सूत्रा, इनकी लोटस सूत्रा एक बुक है, ही वहाँ पर उन्होंने रिवील किया है, एट द स्टार्ट आई टूक अ वो होपिंग टू मेक ऑल पर्सन इक्वल टू मी विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, विदाउट, कहाँ लिखा हुआ है यार, विदाउट एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन अस। तो इनका कहने का मतलब क्या है, एट द स्टार्ट आई टूक अ वो, इन्होंने शुरुआत में एक कसम खाई, एक प्रॉमिस किया। उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि मैं चाहता हूँ कि मैं हर एक इंसान को इक्वल दर्जा दूँ, बिना किसी भेदभाव के, उनके बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं करना, सब इंसान को इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल डिग्निटी, रेस्पेक्ट देना। हिज टीचिंग वेयर एक्सपाउंडेड फॉर द हैप्पीनेस ऑफ ऑल पीपल विथ नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सोशल पोजीशन, पावर, वेल्थ, जेंडर। इन फैक्ट ही वॉज द फर्स्ट टू इंक्लूड वुमेन, पहले थे जिन्होंने वुमेन को इंक्लूड किया था इन दी बुद्धिस्ट संघा। ये यूपीएससी के लिए ये सब इम्पोर्टेंट है। In the West, one of the first example of codification of law concerning individual rights is the Tablet of Hammurabi। वेस्ट में क्या कंसेप्ट है, इंडिविजुअल राइट्स कोडिफाई किया गया था, तो वो था एक तरह से टैबलेट ऑफ हनुमरी। ये क्या है, ये बेबीलोन में किंग है, बेबीलोन का किंग है, जो कि रहता था 4000 ईयर अगो। और कोर्ट्स ऑफ लॉ इन्होंने जो एस्टेब्लिश किया था, ऑफर फेयर वेजेस देता था, प्रोटेक्शन करता था प्रॉपर्टी की, प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट देता था। मतलब प्रोपोर्शनेट मतलब जिनको, सबको इक्वल पनिशमेंट नहीं, जिन्होंने ज़्यादा बड़ा क्राइम किया तो उसके लिए ज़्यादा हार्श पनिशमेंट, छोटी से चोरी की है तो छोड़ देता था। जस्टिस, स्टैंडर्ड ऑन हाउ टू लिव एंड ट्रीट ईच अदर, ये भी किया इन्होंने। 282 लॉज क्रिएट किए गए थे, लेटर इवॉल्व इन वेस्ट। तो ये भी वेस्ट का राइट्स है, हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव ये बता रहा है, ठीक ना। फॉर इंस्टांस दे डिड नॉट स्पेल आउट हाउ दे ट्रीट देयर एनिमी, और ये किसी से नहीं कहते थे कि उन्होंने एनिमी के साथ कैसा बर्ताव किया। दी एसिरियंस, नॉर डिड इट टच अपॉन फ्रीडम ऑफ बिलीफ एंड रिलीजन। A distinctive contribution to modern human rights thinking was made by ancient Greece। मॉडर्न ह्यूमन राइट्स में जो थिंकर है जिन्होंने एक कंट्रीब्यूशन दिया है, वो है क्रेडल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, एंशिएंट ग्रीक, द क्रेडल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन कहा जाता है। ग्रीक कंसेप्ट का क्या है, नेचुरल लॉ। और ग्रीक में ये जो कंसेप्ट है नेचुरल लॉ, वेयर लॉ दैट रिफ्लेक्टेड द नेचुरल ऑर्डर ऑफ यूनिवर्स। तो ये क्या दर्शाता है, नेचुरल लॉ ऑफ यूनिवर्स को दर्शाता है नेचुरल लॉ। The idea behind the natural law is that the source of authoritative and moral principle by which we judge people's actions, society law, is not God or supernatural but nature।
तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या बता रहा है, हम लोग कैसे एक इंडिविजुअल को जज करते हैं, तो इस बेसिस पे जज करते हैं, ना कि भगवान अ, ना कि भगवान को लेकर के हम जज करते हैं, ये कि भगवान ने चाहा तो, भगवान चाहते थे कि वो मर जाए या ये उसे गोली मार दे इसलिए इसने गोली मार दिया। ऐसा नहीं सोचते, सुपर नेचुरल नहीं सोचते, बस जो नेचुरल है, जो नेचर में उसे ही सोचते हैं। एट द सेम टाइम देयर वाज नो डिनाइंग द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक गॉड हु दे बिलीव कंट्रोल नेचर। ठीक है, तो यहाँ इंडिया में भी है कि इंडिया में जो नेचर को कंट्रोल करते हैं वो यहाँ के भगवान हैं। वो ग्रीक में भी ऐसा सोचा जाता था कि वो वहाँ के भगवान हैं। एट द सेम टाइम देयर वाज नो डिनाइंग द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक गॉड। हाँ ठीक है, द आइडिया ऑफ नेचुरल राइट कंटिन्यू इन एंशियंट रोम। एंशियंट रोम में ये आइडिया ऑफ नेचुरल राइट्स आया, जहाँ पर वेयर इट इवॉल्व अ लिटिल मोर इनटू बिलीव दैट नेचुरल राइट्स बिलोंग टू एवरी पर्सन वेदर दे वेयर अ रोमन सिटीजन और नॉट। समझे? तो अब इसके बाद है कि डॉक्ट्रिन्स कंसर्न मेनली द ड्यूटीज रेदर देन राइट्स ऑफ मैन, दे आल्सो क्या था, हाउएवर दिस डॉक्ट्रिन कंसर्न मेनली द ड्यूटीज, ये ड्यूटीज के ज़्यादा कंसर्न है, रेदर देन राइट्स ऑफ मैन, दे आल्सो लेजिटिमाइज स्लेवरी स्लेवरी एंड सबडम, हेंस दे वर लैकिंग फ्रीडम एंड इक्वलिटी राइट्स। तो मैन का जो ड्यूटी है वो पूरा कोई करता नहीं है। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स तो है हमारे पास कि हमें पुलिस पकड़ नहीं सकती बिना मतलब का, या कोई हमें गाली नहीं दे सकता। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इस नेशन को, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, अपने नेशन को मतलब प्रोटेक्ट करें, सेव करें यहाँ की इन्वायरमेंट को। तो ये सब ड्यूटी कोई फुलफ़िल नहीं करता। यहाँ पर ये स्टेटमेंट है। तो द नेक्स्ट फंडामेंटल फिलॉसफी ऑफ ह्यूमन राइट्स अरोज फ्रॉम द आइडिया ऑफ पॉजिटिव लॉ। अब अगला जो, पहले तो बेसिक राइट्स के बारे में बात किया गया, ट्रेडिशनल, फिर क्या था मॉडर्न टाइम में क्या है, ठीक ना। अब यहाँ पर बात कर रहा है पॉजिटिव लॉ, नेचुरल लॉ के बारे में बात होगी, अब यहाँ पर है पॉजिटिव लॉ। अब थॉमस हॉब का कंसेप्ट आता है पॉजिटिव लॉ से। तो थॉमस हॉब यहाँ पर आते हैं 5088 से लेकर 6079 तक ये जीवित रहते हैं, और इन्होंने फर्स्ट, पहले ऐसे थे जिन्होंने आर्ग्यू किया ह्यूमन बींग्स हैव राइट्स बिकॉज दे हैव ह्यूमन बींग्स। तो इन्होंने ये ऐसा कहा था कि ह्यूमन बींग्स के पास अधिकार है क्योंकि वो ह्यूमन बींग्स है, और ये भी कहा कि राइट टू लाइफ, जो कि जीने की इच्छा है, वो इनहेरेंट है, कोई इसे छीन नहीं सकता, कोई किसी की जान नहीं ले सकता। तो पॉजिटिव लॉ इज़ द आइडिया दैट लॉ एंड ह्यूमन राइट्स कम फ्रॉम द स्टेट। तो पॉजिटिव लॉ ऐसा ऐसा लॉ है जो कहाँ से आता है, आइडिया ऑफ लॉ एंड ह्यूमन राइट्स कहाँ से आता है, स्टेट से। तो स्टेट अगर इस राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब वहाँ पर पॉजिटिव लॉ है। हॉब्स एंड हिज कंटेम्प्रेरी जेरेमी बेंथम बिलीव इन सेंट्रलाइजिंग एंड एब्सोल्यूट पॉलिटिकल पावर। अब जो जेरी बेंथम है वो क्या चाहते थे कि सेंट्रलाइज किया जाए पॉलिटिकल पावर को। देयरफॉर अंडर पॉजिटिव लॉ इंस्टेड ऑफ ह्यूमन राइट्स बीइंग एब्सोल्यूट दे कैन गिवन टेकन अवे एंड मॉडिफाई बाय स्टेट और सोसाइटी। अब देखो हॉब्स क्या कह रहे हैं, हॉब्स कह रहे हैं ये इनहेरेंट लॉ होना चाहिए, और स्टेट, ये सब लॉ कौन प्रोटेक्ट करेगा, स्टेट। स्टेट ये सब लॉ बनाएगी हमारे लिए कि अपने सिटीजन को वो सेफ रख सके, पॉजिटिव लॉ को सेफ रखे, ठीक ना। उसकी राइट टू लाइफ, राइट टू फूड, राइट टू शेल्टर, ये सब चीज़ को स्टेट, ये सब चीज़ कहा जा रहा है पॉजिटिव लॉ। अगर ह्यूमन बींग का जो बेसिक नीड्स को पूरा कर रहा है उसे कहा जा रहा है पॉजिटिव लॉ। और जरीम बंदम क्या चाहते हैं कि इन राइट्स को सेंट्रलाइज किया जाए, कंट्रोल किया जाए एक तरह से। क्यों कंट्रोल किया जाए, क्यों सेंट्रलाइज किया जाए? मान के चलो अगर कोई बंदूक लेके घूम रहा है, अब जिनके पास पैसे है वो बंदूक लेकर, अभी मान के चलो 2025 में इंडियन गवर्नमेंट अगर कहती है कि जिनके पास 10 करोड़ से ज़्यादा प्रॉपर्टी है या 100 करोड़ से ज़्यादा प्रॉपर्टी है वो गन कैरी कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने कुछ रख दिया है। 10 करोड़ से ज़्यादा या 50 करोड़ से ज़्यादा, तो बहुतों लोगों के पास 50 करोड़ से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होगी, फाइनेंस होगा, ठीक ना। तो वो क्या करेंगे, बंदूक लेके घूमेंगे। अब जो उसको सोसाइटी में जहाँ पर रहेंगे और लोग उससे डरेंगे,
कोई भी उसकी गलती को नहीं बोल पाएगा, क्योंकि वो बात बात पे बंदूक निकाल सकता है या मार भी सकता है। तो इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हॉब्स कहते हैं कि रेगुलेट करना है उन्हें, उनकी राइट्स को देना है, लेना भी है, मॉडिफाई करना है जो कि सोसाइटी को सूट करे। तो हॉब्स और बेंथम का डिफरेंस ये पता चला कि बेसिक राइट्स के बारे में उन्होंने क्या चाहता। अब जॉन लॉक आते हैं 1632 से 1704 से 4 तक। तो पॉजिटिव लॉ व्यू वाज चेंज टू इंक्लूड द आइडिया, चेंज हो रहा है यहाँ पर, पॉजिटिव लॉ चेंज हो रहा है, आइडिया दैट स्टेट्स लॉ स्टीम फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूशन द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पर जो लॉ बना हुआ है स्टेट का वो कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो कि लीगल फ्रेमवर्क है। सोसाइटी नहीं, वो लीगल, वो फ्रेमवर्क तैयार किया, एक लीगल फ्रेमवर्क। लॉक, अब लॉक का 3 मेन आर्ग्यूमेंट देते हैं यहाँ पर। वो क्या रहता है, ऑल ह्यूमन बींग्स हैव नेचुरल राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, ये पहला। गवर्नमेंट और फॉर्म बाय पीपल टू रियलाइज दिस नेचुरल राइट्स एंड टू इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ देम फ्रॉम क्रिमिनल, देखा। दूसरा, सिटीजन, ये तीसरा हो गया। Citizens should be empowered to revolt or overthrow the government in case it fail in its task to protect them, abuse its power, or if it violated natural rights. This became the underlying idea behind the American and French Revolution, the subsequent American Declaration of Independence. फ्रेंच रिवॉल्यूशन से अमेरिका में डिक्लेयर होता है इंडिपेंडेंस। अब ये देखो लॉक ने क्या कहा, लॉक ने 3 चीज़ की बात की। पहला तो जो नेचुरल राइट टू लाइफ है, लिबर्टी है, ये सब ह्यूमन बींग के पास रहना चाहिए, हम पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से। अब दूसरा इन्होंने क्या कहा कि गवर्नमेंट जो भी बनाया जाएगा ना, वो पीपल्स के द्वारा बनाया जाएगा। और ये पीपल्स क्यों बनाएंगे गवर्नमेंट, वो उनकी नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाएंगे ये सब। अब थर्ड पैरा में कहता है जो सिटीजन होंगे ना, उन्हें एम्पावर किया जाएगा बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, या एम्पावर रहेंगे कि अगर गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अगर अब्यूज़ करती है और उनके नेचुरल राइट्स को वायलेट करती है, तो उन्हें सत्ता से भी उखाड़ के फेंक सकते हैं यहाँ सिटीज़न। तो ये 3 चीज़ है। तो क्या आप ये देखो, तीनों चीज़ इंडिया में नहीं है। अब देखो काफ़ी लीगल होते जा रहा है। पहले तो हम हिस्टोरिकल ये वर्ड वगैरह पढ़ रहे थे, अब देखो लीगल होते जा रहा है। क्या क्या हमारे कंट्री में, अब मैग्ना कार्टा 1215 का है ये। अब ये क्या है, ये एक डॉक्यूमेंट है, रिटन डॉक्यूमेंट है 1215 में, मीनिंग ग्रेट चार्टर। फर्स्ट डॉक्यूमेंट फोर्स में हुआ था इंग्लिश किंग बाय सम रिच बैरोन एंड लैंड ऑनर्स इन एन अटेम्प्ट टू लिमिट हिज पावर बाय लॉ। तो फर्स्ट टाइम ये चार्टर कब किया गया था इंग्लिश के द्वारा, क्यों किया गया था, अटेम्प्ट टू लिमिट हिज पावर, उसकी पावर को लिमिट करने के लिए इन्होंने ये चार्टर ग्रांट किया था। एंड प्रोटेक्ट देयर, और अपना प्रिविलेज को बचाने के लिए इन्होंने ये चार्टर को ग्रांट किया था। किंग जॉन्स ट्रेजरी हैड बीन एग्जॉस्टेड इन ऑल द वार्स एंड क्रूसेड ही हैड बीन फाइटिंग स्पेशली इन द मिडिल ईस्ट। तो किंग जॉन थे, वो काफ़ी ज़्यादा वार में पैसे उन्होंने खर्च कर दिया, पैसे बचे नहीं उनके पास, और वो वार कहाँ हो रही थी, मिडिल ईस्ट में। और उन्हें से जब पूछा गया, नॉबल्स ने पूछा वेल्दी लैंड ऑनर फॉर मनी, दे एग्री ऑन कंडीशन दैट ही साइन अ डॉक्यूमेंट। और जब उन्होंने वो नॉबल्स से जब मतलब पैसे के लिए पूछा इन बड़े लोगों से, तो वो एग्री किए एक कंडीशन में, वेरियस राइट्स लाइक, और वो जो साइन किया उन्होंने डॉक्यूमेंट में क्या था, रिकॉग्निशन ऑफ देयर प्रॉपर्टी राइट एज ओनर ऑफ वास्ट ट्रैक ऑफ लैंड, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द इंग्लैंड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड जस्ट लीगल प्रोसीडिंग। अगेन दिस राइट वेर लिमिटेड इन स्कोप एज दे प्रोटेक्टेड द राइट्स ऑफ ओनली सर्टेन क्लास ऑफ पीपल। However, Magna Carta influenced many constitutional amendments, including USA Constitution. तो यहाँ पर क्या हुआ, वार में जब पैसे से खर्च हो गए, तो ये तो इन्होंने जब पैसे दिया ना वो किंग को, तो ये सब चीज़ पे इन दोनों का जो थे, क्या लैंड ऑनर, वेल्दी लैंड ऑनर जो थे और नोबल्स थे, उनका ये सब चीज़ों में हक हो गया, हक दिया उन्होंने, डॉक्यूमेंट में साइन किया, तब जा करके उन्होंने पैसे दिए। अब इंग्लिश बिल ऑफ राइट आता 1689 में, इसे लिखा जाता है, लिखा हुआ 1689 में ड्यूरिंग प्रोटेस्टेंट किंग के द्वारा, इनके रेन में ये लिखा गया।
विलियम व्हेन ही ओवरथ्रू द कैथोलिक किंग जेम्स टू। इन्होंने देखो, अब देखो, इन्होंने ओवरथ्रू किया कैथोलिक किंग जेम्स टू को, हु हैज हैड रूल एज एन एब्सोल्यूट मोनार्क। एक एब्सोल्यूट मोनार्क की तरह ये रूल कर रहे थे, इसीलिए प्रोटेस्टेंट किंग जो प्रोटेस्टेंट जो थे ये एक तरह से प्रोटेस्टेंट है, ये पॉजिटिव मतलब चर्च को अच्छे वे में देखते हैं। और ये लोग क्या करते थे कैथोलिक में, लोगों को मतलब सिर्फ गॉड गॉड करते थे, पर इनका ओवरऑल फोकस उनके ह्यूमन राइट्स पे था। तो ये क्या करते, ओवरथ्रू कर देते हैं इनको, क्योंकि ये एब्सोल्यूट मोनार्की फॉलो कर रहा था। प्रिंसिपल क्लाउज इन दिस डॉक्यूमेंट, और इस पे जो प्रिंसिपल क्लाउज था ना डॉक्यूमेंट में, वहाँ पर क्या था, वेयर डैट मोनार्की वाज हेन फॉर इलीगल, मोनार्की को वहाँ पर इलीगल किया गया। डैट देयर शुड बी एन इलेक्टेड, यहाँ पर इलेक्टेड पार्लियामेंट होना चाहिए जो किंग को एडवाइस करे, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, डिबेट्स हो विद इन पार्लियामेंट में, राइट नॉट टू बी इन्फ्लिक्टेड विद क्रूअल एंड अनयूजुअल पनिशमेंट फॉर दोज कन्विक्टेड ऑफ क्राइम। तो जो क्राइम करेंगे उनके साथ ऐसा नहीं कि अनयूजुअल पनिशमेंट दिया जाए, काफ़ी क्रूअल वे पे, ऐसा नहीं। और 100 years later this right were impress and influence जॉर्ज मैसन। समझे, तो यहाँ पर इनको ये इन्फ्लुएंस करता है राइटिंग दी वर्जीनिया डिक्लेरेशन राइट। अब इन्होंने क्या किया, इन्फ्लुएंस होकर के ये वर्जीनिया डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स लिख दिया, विच इन टर्न स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस थॉमस जेफरसन। इन्होंने भी क्या लिखा, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 में, लेटर व्हेन ड्राफ्टेड यूएस बिल ऑफ राइट्स 29 टू रिलाई हेवीली ऑन जॉर्ज मैसन का व्यू। अब यूएस बिल ऑफ राइट्स में मैसन का व्यू को ही रखा गया उस बिल में, आप समझ रहे होगे। अब यहाँ पर है अमेरिकन चार्टर ऑफ फ्रीडम, फिर है फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, ये दो, हाँ ये दो है। फिर आता है यूएन चार्टर एंड यूनाइटेड नेशन, यूएन चार्टर एंड यूनाइटेड नेशन। फिर आता है आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। फिर लास्टली आएगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहाँ तक ये रहेगा। इसके बाद फिर आएगा कल्चर ऑफ पीस, फिर इवोल्यूशन ऑफ द कंसेप्ट, मतलब काफ़ी लंबा है ये। अब अगर हम देखेंगे दी अमेरिकन चार्टर ऑफ फ्रीडम, तो अमेरिका में क्या था, फ्रीडम जो चार्टर था, तो फ्रीडम के बारे में क्या बात करता था। तो वहाँ पर दो दो ऐसे डॉक्यूमेंट है, जैसे कि कह सकते हैं यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि 1776 का है, और है द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इन द फर्स्ट 10 अमेंडमेंट विच कॉन्स्टिट्यूट बिल ऑफ राइट्स। तो ये चीज़ आपने पहले भी पढ़ रखा है, ठीक ना। तो वहाँ पर दो डॉक्यूमेंट्स हैं जहाँ पर ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करता है। एक यूएस का इंडिपेंडेंस जब डिक्लेयर हुआ 1776 में, और यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन और उसके 10 अमेंडमेंट जो कि बिल ऑफ राइट्स में मेंशन है 1789 और 1791। तो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंग्लैंड से वो इंडिपेंडेंस मिला, वाज ड्राफ्टेड बाय, उसे ड्राफ्ट कौन किया गया था, ये जो डिक्लेरेशन बनाया गया था इंडिपेंडेंस का, यूएस डिक्लेरेशन ऑफ, इसे ड्राफ्ट किसने किया था, थॉमस जेफरसन ने। समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट ये सब चीज़ है। कब किया था, 11 जून से 28 जून तक, ठीक है, 1976 में। वेयर इन ही सेट फॉर द लिस्ट ऑफ ग्रीवेंस अगेंस्ट द किंग ऑफ इंग्लैंड in order to justify the breaking of ties between the colonies and the mother countries। तो जो ग्रीवांसेस था किंग के अगेंस्ट में, इंग्लैंड के किंग के अगेंस्ट में, क्या था वो जस्टिफाई कर रहा था, जो जस्टिफाई किया जा रहा था, क्यों तोड़ रहे हैं कॉलोनीज और मदर कंट्री से, हम क्यों अलग हो रहे हैं, इसे जस्टिफाई किया था। इट फेमसली प्रोक्लेम वी होल्ड दिस ट्रूथ टू बी सेल्फ एविडेंट दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, that they are endowed by their creator within certain unalienable rights, that among these are life, liberty and pursuit of happiness, that to secure these rights government are instituted among men deriving their just power from the consent of the governed, ठीक ना। फिर however the declaration of independence was political proclamation without a legal binding in American courts,
It is American Bill of Rights with reference to first 10 amendment to the American Constitution that carry a legal weight. तो लीगल वेट है पर लीगली बाइंडिंग किसी भी तरह का नहीं लिया गया था हार्डिक। तो यहाँ पर हमें ये कारण पता चलता है कि अमेरिका अमेरिका का ब्रेक मतलब कि अमेरिका को इंडिपेंडेंस क्यों चाहिए था, किस बेसिस पे चाहिए था, क्या हो क्या रहा था ऐसा जो अमेरिका को इंडिपेंडेंस मतलब अमेरिका जैसे कंट्री जो बहुत पहले ही डेवलप हो चुकी थी का मतलब डिक्लेयर हो चुकी थी इंडिपेंडेंस 1776 में इन्हें आज़ादी मिली, इसलिए वो काफ़ी डेवलप है बहुत सारी चीज़ों में। तो ये स्टेटमेंट याद रखना कि क्यों जेफरसन ने क्या ऐसा ड्राफ्ट बनाया था, क्या था। तो अब फिर है बात आती है फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन 1789। अब फ्रेंच अभी राइट्स मैन का राइट्स के लिए और सिटीजन का राइट्स के लिए डिक्लेरेशन आता है। तो क्लोज ऑन द हील्स of the successful American Revolution, the French activist and dissident began the French Revolution against monarchical regime of Louis XVI in 1789। अब फ्रेंच में क्या होता है, किंग के खिलाफ में रिवॉल्यूशन कर देते हैं फ्रेंच के लोग। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने अमेरिकन रिवॉल्यूशन में देखा कि वहाँ पर अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ तो अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिली, फिर उसने अपना खुद का कंट्री बनाया और कुछ राइट्स लिखे। तो सेम चीज़ ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन कर रहे थे और इन्होंने एड्रेस किया एवरीवन का इंक्लूडिंग एज सिटीजन, सबको एड्रेस किया, किंग को भी एज अ सिटीजन। किंग और जो लोग थे सबको सिटीजन माना गया। फ्रेंच डिक्लेरेशन वाज इशू इन सेम ईयर एज द अमेरिकन डॉक्यूमेंट एंड हैज़ बेसिकली द सेम राइट्स एज द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो उनकी राह पे चल पड़ा। इट्स मोस्ट नोटेबल फ्यूचर इन इट्स रिपीटेड इंस्टेंस ऑफ राइट ऑफ इक्वलिटी, इट्स लिटिल itself specified that it is not just for French citizen but for everyone. The very first article declared that men are born free। तो पहला आर्टिकल जो डिक्लेयर होता है मैन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल्स इन राइट्स। तो ये कौन करते हैं? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आता है ये वर्ड, ठीक ना। इट ऑल्सो इंसिस्ट दैट टैक्स की बात क्या करता है, बी एसेस इक्वली ऑन ऑल सिटीजन इन प्रोपोर्शन टू देयर मीन्स। समझ रहे हो इकोनॉमिक सिस्टम, देखो इन्होंने टैक्स के बारे में बात कर दी। टू डॉक्यूमेंट्स हैव अ लॉट इन कॉमन एज दे प्रोक्लेम फंडामेंटल फ्रीडम एंड राइट टू सिक्योरिटी, राइट टू ट्रायल विथ फेयर प्रोसेस। तो वहाँ पर ये तीन चीज़ों पे फोकस किया गया। कितना कुछ है इधर, कुछ भी अगर आपको लग रहा है ये बहुत एक छोटा टैक्स वैक्स ये सब बहुत बड़ा आंसर है, अगर आपने आंसर में ये सब लिखा यूपीएससी के आंसर में तो ये सब अगर डाल दिया टैक्स से रिलेटेड, आपने ये डाल दिया कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब डिक्लेयर कर रहा था इंडिपेंडेंस और रिवॉल्यूशन किया था अपने किंग के खिलाफ, तब उन्होंने अपने आर्टिकल्स में टैक्सेस को महत्व दिया था जो कि प्रोपोर्शनल टैक्स लगेगा। तो काफ़ी ये सोची समझी सोच है, बहुत पॉजिटिव है टैक्स की भी। और फिर इसके बाद आता है यूएन चार्टर एंड द यूनाइटेड नेशन। अब यूएन चार्टर हमने देखा, यूनाइटेड नेशन के भी देखा, फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी वरना 1950 तक सेंचुरी नहीं वाज रॉट विद अनइमेंस सफरिंग वर्स्ट। ये तो हमने देखा पहले ही पेज में। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ तब उसके बाद लीग ऑफ नेशन बना 1990s में। फिर ये क्या प्रमोट करता था इंटरनेशनल कोऑपरेशन, पीस को, सिक्योरिटी को प्रिवेंट करता था दूसरे वार को। हाउएवर लीग ऑफ नेशन सीज हो गया, फेल कर गया। और फिर सेकेंड वर्ल्ड वार होता है। फिर जो सेकेंड वर्ल्ड वार का मैग्नीट्यूड मतलब वायलेंस और डिस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा मैग्नीट्यूड में रहता है बाय दी होलोकॉस्ट एंड एटॉमिक बॉम्ब। एटॉमिक वार हुआ यहाँ पर, एटॉम बम। तो फिर जब पोस्ट वार विजनरी सेट आउट टू चैम्पियन द काउज ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स पे फिर वार के बाद ह्यूमन राइट्स पे फोकस किया गया। मोस्ट नोटेबली अमॉन्ग देम इज़ एलनर रोजरवुल्ट। इन्होंने फोकस किया इंटरनेशनल मतलब ह्यूमन राइट्स में। ये एज अ रिजल्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 15 कंट्री, ये देखा ये इन्होंने आया 26 जून को साइन किया यूएन चार्टर। और यूनाइटेड नेशन ऑफिशियली आया 24 अक्टूबर 1945 में। चार्टर था रेटिफाई किया गया किसके द्वारा,
चाइना, फ्रांस, सोवियत यूनियन, यूके, यूएस। अब देखो 1 2 3 4 5, यहाँ 5 कंट्री हैं। चाइना, फ्रांस, सोवियत यूनियन, 5 कंट्री है एंड बाय मेजोरिटी ऑफ अदर सिग्नेटरी। तो रेटिफाई देखो, चाइना बहुत पहले से ही यूएस के साथ है, यूके के साथ है, रसिया के साथ है, फ्रांस के साथ है। अभी 2025 चल रहा है, चाइना और यूएस में कितना डिफरेंसेस है। पर आपको लगता है दोनों सेपरेट हो पाएंगे? दोनों एक साथ ही रहेंगे एंड तक? पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी ना तो भी चाइना और यूएसए तो रहेगा, ठीक ना। ये दोनों ही तो ग्लोबल पॉलिटिक्स में टेंशन क्रिएट करते हैं। सिंस देन ईच ईयर 24 अक्टूबर से सेलिब्रेट किया जाता है चार्टर्स प्रिम्बल फॉर डैट फॉर फाटा टू रिफॉर्म फेथ। ये तो ठीक है, ये आप पढ़ लेना, कुछ वैसा नहीं है। ग्रीको रोमन कंसेप्ट क्या है? नेचुरल राइट्स, ठीक ना। ह्यूमन राइट्स केम इनटू वाइड यूज आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। अब फिर यहाँ पर ओहो, मेरी गलती है, मैंने पेज ऊपर कर दिया था, ये मेरी गलती है। तो यहाँ पर अगर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अगर देखें हम, तो ये अडॉप्ट किया गया था दिसंबर 10 1948 को जनरल असेंबली के द्वारा। थर्ड जनरल असेंबली जब मीटिंग हुई थी, और ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के नाम से जानने लगा, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है? कंसिस्ट ऑफ प्रियम्बल एंड 30 आर्टिकल। तो इसके ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में क्या है? एक प्रियम्बल है, उसके 30 आर्टिकल है, और ये काफ़ी डिटेल में बताते हैं इंडिविजुअल के बारे में, उनकी फ्रीडम के बारे, फंडामेंटल राइट्स के बारे, मैन वुमेन के बारे, फिर वर्ल्ड के बारे, फिर किस मतलब ये सब चीज़ में आपका फंड मतलब कि राइट्स को कहाँ कहाँ रखा गया, कहाँ कहाँ राइट्स को की चिंता की गई है, किसका राइट्स बिना किसी मतलब कोई अगर डिसेबल पर्सन तो उसके भी अधिकारों को इन्होंने रखा है। तो पहला इंटरनेशनल रिकॉग्निशन जो मिला था फंडामेंटल, जो कि सब ह्यूमन बीइंग के पास फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम होगा, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल होगा, काफ़ी डिटेल्स में रखा गया था। और सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की बात की गई थी। सच राइट्स नॉट टू सब्जेक्टेड टू टॉर्चर, तो टॉर्चर नहीं आएगा, इक्वलिटी बिफोर लॉ आएगा, फेयर ट्रायल आएगा, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, असाइलम, फ्रीडम ऑफ थाउट, कंसाइंस, रिलीजन, ओपिनियन एक्सप्रेस, ये सब आएगा। राइट्स आउटलाइन इन यूडीएचआर, ये भी आएगा। अब जो बेसिक बेसिक चीज़ है ना, जो आपने पॉलिटी में पढ़ा है, लक्ष्मीकांत में पढ़ा है, या जिस बुक में पॉलिटी की बुक में पढ़ा है, तो वो सब चीज़ें फीचर्स अब यहाँ पर डालना है, ठीक ना। ये और आपको भी मालूम है। और जो ड्राफ्टिंग ऑफ यूएसडीआर जो ड्राफ्ट किया गया था, तो कौन कौन से रीजन के रिप्रेजेंटेटिव थे? तो यहाँ पर आते हैं एलेनोर रोजवेल्ट, ठीक है। फिर पहली लेडी प्रेसिडेंट थी फ्रैंकलिन डी रोजावेल्ट। सी वॉज ऑलरेडी इंटरनेशनल रिस्पेक्टेड। हाँ, अब ये जो देखोगे ना तुम, तो ये इन्होंने पीस मूवमेंट में भी काम किया है। तो अब इनके बारे में बताया गया, तो वो आप देख लो। अब ये इनकी 2 कोवेनेंट है, एक 1966 में है, उनका नाम था इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, और एक है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट। और ये तीनों मिलकर क्या बनते हैं? इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स बनते हैं। और यूएनडीएचआर का इंटेंशन था कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ अचीवमेंट फॉर ऑल पीपल एंड ऑल नेशन। ये सॉफ्ट लॉ के बारे में बात करते हैं। रिजोल्यूशन विदाउट बाइंडिंग फोर्स, nonetheless it has over the past 50 years become a living document, international law living document. Both above stated covenant were signed ratified by, और इंडिया के द्वारा भी ये दोनों चीज़ें यूएस आर की आईसीसीपीआर और आईसीईएससीआर इंडिया के द्वारा रेटिफाई किया गया है 1979 में, और इंडिया ने बाइंडिंग रखा है टू ऑब्जर्व दिस स्टैंडर्ड। However, international accords and resulting structure of human rights law are not in themselves sufficient to bring about any tangible improvement in life of individual whose rights are being infringed.
तो जिनकी राइट्स इन्फ्लुएंस हो जाती है उसके लिए वो कुछ नहीं कर वैसा कुछ कर पाते, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है जहाँ पर किसी की राइट्स इन्फ्रिंज ना हो। ट्रैजिक रियलिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस एंड अब्यूज़ कैन बी फाउंड एवरीवेयर। सब तो अभी भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है हर जगह। तो जो स्पिरिट है, जो प्रिंसिपल है यूडीएचआर की, वो एक तरह से रियलिटी बन गई है पीपल्स में। हेंस द अर्जेंट नीड ह्यूमन राइट्स एजुकेशन। अब बात करते कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये तो आप जान रही हैं, 26 नवंबर 1946 को अडॉप्ट किया गया था। फिर कीपिंग विथ यूडीएचआर, गारंटी बेसिक फ्रीडम, फंडामेंटल राइट्स पार्ट थर्ड, राइट टू इक्वलिटी, ये सब चीज़ें लिख देना। पार्ट 4 की चीज़ें लिख देना, ठीक ना। फिर ड्यूटीज़ के बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी है जो कि नॉट लीगली बाइंडिंग है, मोरल गाइडेंस अपलिफ्ट कराता है। फिर 14 में क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी किस किस, तो ये दो चीज़ें लिख सकते हो। अब फिर यहाँ पर है ह्यूमन राइट्स एजुकेशन। तो एजुकेशन भी इंडिया में है। राइट टू एजुकेशन 2005 में आया था, है ना। तो यूनाइटेड नेशन इनिशिएटेड वर्ल्ड प्रोग्राम फॉर ह्यूमन राइट्स एजुकेशन जनवरी 2005। दिस इज ऑन, देखो ये बीच का पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ मैं। पहला फेज था एजुकेशन 2005 से 9 तक, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी में फोकस करता था ये। अब अब देखो ऊपर में एक पैरा लिखा गया है यहाँ पे 1995 के ऊपर ये, दैट लर्निंग अबाउट ह्यूमन राइट्स is the first step toward respecting, promoting and defending those rights। तो पहला लर्निंग क्या है ह्यूमन राइट्स का, कि पहला स्टेप रहेगा कि रेस्पेक्ट करें, प्रमोट करें और डिफेंड करें इन राइट्स को। और ह्यूमन राइट्स एजुकेशन कैन बी डिफाइन एज एजुकेशन, ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन एमिंग बिल्डिंग या यूनिवर्सल कल्चर ऑफ ह्यूमन राइट्स थ्रू शेयरिंग नॉलेज, इम्पार्टिंग स्किल, मॉडलिंग एटीट्यूड। आप मास्टर की सिलेबस पढ़ रहे हो, आपको ये चीज़ खुद मालूम होना चाहिए कि एजुकेशन कितना इम्पैक्टफुल है एक ह्यूमन की लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। अब यहाँ पर कल्चर ऑफ पीस की बात कर रहा था। कल्चर ऑफ पीस कहाँ से आया था, हमने कहाँ कहाँ देखा था कल्चर ऑफ पीस? ईयर 1789 था क्या? क्या था कल्चर? 1989 कल्चर ऑफ पीस आता है 1989 में। तो मैं पीछे पलट रहा था, कोल्ड इरा इन 1989। एटॉमिक बम जब हुआ ना हिरोशिमा नागासाकी में, तब आता कल्चर ऑफ पीस। काफ़ी वायलेंट था, कंफ्लिक्ट था, डिवीजन, इंडिपेंडेंस इन विच एस्टिमेटेड 4 मिलियन पीपल लाइफ्स, 40 लाख लोग मर गए थे। ट्रूली इट वाज मास स्लाउटर एंड मेगा डेथ हुआ था। तो क्या होता है, एज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल एफर्ट टू ट्रांसफॉर्म, एज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल एफर्ट, अभी तक इंट्रोडक्शन में हुआ, एज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल एफर्ट ट्रांसफॉर्म करना था इन्हें, जो ओल्ड एज कल्चर था वार का, उसको कल्चर ऑफ पीस में, जो कि यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया 2000 को। 2000 जो था हमारा ईयर, उसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ कल्चर ऑफ पीस। अब पहला डिकेड 21st सेंचुरी रहा, 2001 से लेकर 10 तक एक डिकेड। यहाँ पर कल्चर ऑफ पीस को प्रमोट किया गया, नॉन वायलेंस को प्रमोट किया गया। डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन आप लिख सकते, कल्चर कम्स फ्रॉम सेम रूट्स एज कल्टिवेट मीनिंग टू ग्रो और डेवलप। कल्चर इज सम टोटल ऑफ पीपल्स वे ऑफ लाइफ एंड देयर वर्ल्ड व्यूज, देयर स्पिरिचुअल। कल्चर क्या, वर्ल्ड व्यू, स्पिरिचुअल नॉलेज, रिलीजियस बिलीफ, फिर वे ऑफ लाइफ, ठीक ना। हिस्ट्री है, कलेक्टिव मेमोरी है, आर्ट्स है, लैंग्वेज है, लिटरेचर है, सोशल इंस्टीट्यूशन है, फिर सोशल और पर्सनल रिलेशन है। तो कल्चर में ये सब चीज़ आता है। कल्चर इज़ द वे इन विच वी रियलाइज आवर ह्यूमैनिटी। कल्चर से हम अपनी ह्यूमैनिटी को जान सकते हैं, जो कॉमन है वो जान सकते हैं एक दूसरे में, ह्यूमन डिफरेंसेस के बारे में जान सकते हैं। वर्चुअली एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ इज इन्फ्लुएंस बाय द कल्चर। तो यहाँ पर एक कल्चर के बारे में बात करा। यूनाइटेड नेशन का डेफिनेशन क्या, कल्चर ऑफ पीस इज अ सेट ऑफ वैल्यू, एटीट्यूड, मोड्स ऑफ बिहेवियर एंड वे ऑफ लाइफ दैट रिजेक्ट वायलेंस एंड प्रिवेंट conflict by tackling their root cause and solving problem through dialogue, negotiation
ठीक ना, अमॉन्ग इंडिविजुअल ग्रुप और नेशन। तो सॉल्व कैसे करना है ये बताता है यूनाइटेड नेशन। तो अब यहाँ पर देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ कंसेप्ट। तो इस कंसेप्ट का इवोल्यूशन कब होता है? तो मुझे सबसे पहले यहाँ पर 1989 दिखा, फिर 1986 दिखा। अब मैं जाऊँगा कि इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन पीस इन द माइंड ऑफ मैन, ये कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक ना, कहाँ? आइवरी कोस्ट, अफ्रीका में, 1989 में। तो यहाँ पर आइडिया यूज़ किया गया जो कि इंस्पायर था जो कि इनिशिएटिव के दिया था, कल्चर डे पाज, पेरू में 1986 में ये चीज़ हुआ था, पेरू में हुआ था। तो वहाँ से ये इंस्पायर करके यहाँ पर ये बताया गया, आइडिया जो रखा गया, कल्चर डे पाज। इसका मतलब हो सकता है, इसका मीनिंग ये होगा कल्चर ऑफ पीस, ठीक ना। एंड बाई सेलिवी सिविल स्टेटमेंट ऑन वायलेंस अडोप्टेड बाई 6 साइंटिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड विच स्टेटेड वार इज नॉट फैटेलिटी डिटरमाइंड बाई जेनीज वायलेंट ब्रेन्स एंड ह्यूमन नेचर और इंस्टिंक्ट बट इट इज़ रैदर अ सोशल इन्वेंशन। वार एक तरह से सोशल इन्वेंशन है, समझे। Therefore, the same species that in same species invented war is capable of inventing peace। तो वार क्या है? कैपेबल नहीं है। स्पीसीज दैट इन्वेंटेड वार इज, हाँ, पहले के लोग क्या सोच रहे थे कि वार इन्वेंट किया गया है किस लिए? क्योंकि पीस को लाने के लिए, समझ रहे। वार इसलिए कर रहे क्योंकि पीस आ सके, पीस को इन्वेंट करे, पीस को ला सके, पर ऐसा नहीं होता। इफ़ वार इज़ नॉट इन आवर जीन्स वेयर डज इट कम फ्रॉम एंड वाई ही इज रिकर सो persistently throughout the history? The answer is in our culture। तो वार करना हमारे कल्चर में है, इसीलिए हमने देखा ना, गीता, भगवत, ये महाभारत, रामायण, ये सब में जो अर्थशास्त्र, ये सब भी हमने देखा कंसेप्ट कल्चर के बारे में। अब अगर हम यहाँ पर इस ये जो ग्राफ बना हुआ है, कल्चर ऑफ वायलेंस और कल्चर ऑफ पीस में डिफरेंस बताया है ना। कल्चर ऑफ वायलेंस, कल्चर ऑफ पीस जो है, इस पे क्या क्या है? तो वायलेंस में क्या होगा? वायलेंस होगा, हायरकिल और वर्टिकल अथॉरिटी होगा, और वही कल्चर ऑफ पीस में क्या होगा? नॉन वायलेंस होगा, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटिव होगा, डेमोक्रेटिक होगा, तो लोग पार्टिसिपेट करेंगे, डायलॉग होगा, डायलॉग के थ्रू पीस मेंटेन करेंगे, है ना। और यहाँ पर क्या, कल्चर ऑफ वायलेंस या वार में वहाँ रूल्स होगा, ऑर्डर होगा, यहाँ पर डायलॉग कम्युनिकेशन होगा। फिर वार, कल्चर ऑफ वार किसके अंदर है? एक्सप्लॉयटेटिव ऑफ पीपल एंड नेचुरल इन्वायरमेंट। वो उनकी आदत होगी कि इन्वायरमेंट और पीपल को भी एक्सप्लॉयट करे। पर जो पीस का कल्चर रहेगा ना, वो क्या कहेगा? रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट, डिग्निटी एंड नेचुरल इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब वायलेंस में क्या आ जाएगा? मेल डोमिनेट। अगर हम वायलेंस को ही देखें तो यहाँ पर ये काफ़ी सिक्रेटिव रहता है और काफ़ी ये डिमोनराइजिंग दी अदर और एनिमी, डिवीज़न रहता है, बटे हुए रहता है ये कल्चर ऑफ वायलेंस में। रेस्पॉन्डिंग टू कॉन्फ्लिक्ट विथ, और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को वो वायलेंट तरीक़ा से वो सप्रेस करता है, वो काफ़ी वायलेंट तरीक़ा से वो दर्शाते हैं। अब कल्चर ऑफ पीस में क्या है? नॉन वायलेंस, डेमोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव, डायलॉग कम्युनिकेशन, रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट, डिग्निटी एंड नेचुरल इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल, पावर शेयरिंग करते हैं बिटवीन मैन एंड वुमेन, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ओपन शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, टॉलरेंस एंड रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, यूनिटी एंड कोऑपरेशन, नेगोशिएशन, मीडिएशन, सर्च फॉर नॉन वायलेंट सॉल्यूशन टू कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो ऐसे ये इनका चलता है। अब क्या है? एस डॉक्टर डेविड एडम्स, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ यूनेस्को एंड, और जो चीफ आर्किटेक्ट थे कल्चर ऑफ पीस प्रोग्राम का, वो एक्सप्लेन करते हैं प्रोग्राम को, क्या चाहिए हमें इस वार को स्टार्ट करने के लिए। तो एनिमी अगर है हमारा और हमारे पास आर्मामेंट्स है, आर्म्स है, गन्स है, इक्विपमेंट है, और सोसाइटी इन विच पीपल फॉलो, और ऐसी सोसाइटी चाहिए जहाँ पर पीपल्स ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं।
एक बिलीव चाहिए जहाँ पर पावर कैन बी मेंटेन थ्रू पावर सिर्फ वायलेंस के द्वारा ही मेंटेन किया जाए, और जहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन उनको काफ़ी कंट्रोल वे में रखा जाए, जहाँ पर सीक्रेसी मेंटेन करते हैं, वो प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं। अगर किसी भी कंट्री में अगर ये सब चीज़ें हो रही है तो वहाँ पर वार हो सकता है, वो वार करेंगे। उनकी जो पर्सनैलिटी है वार करने वाली है, ट्रेड्स जो है। इनफैक्ट इफ़ एनी वन ऑफ दिस इज़ मिसिंग यू कैन नॉट हैव वार, और इसमें से कोई भी मिस होता है तो वार नहीं होगा। नो एनिमी, नो वार, नो आर्मामेंट, नो वार, नो कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन, नो वार। पीपल फॉलो नहीं करेंगे ऑर्डर इफ दे नॉट बिलीव दैट पावर कैन बी मेंटेन थ्रू वायलेंस, नो वार, तो वार नहीं होगा। और कुछ थ्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कल्चर ऑफ वार को बताते हैं। तो क्यों कल्चर वार होता है? प्रॉफिट होता है, मेल डोमिनेशन रहता था, एजुकेशन, और एजुकेट भी किया जाता है वार के लिए। और सिर्फ एक ही वे है जिससे वन वे टू आउट फ्रॉम जो साइकिल ऑफ वायलेंस है उसका एक ही रास्ता है जिससे हम बाहर आ सकते हैं। बाहर आकर के कहाँ जाना है? कल्चर ऑफ पीस में जाना है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमी इमेज, अंडरस्टैंडिंग टॉलरेशन एंड सॉलिडेरिटी, ठीक है। एनिमी को अगर एनिमी को अगर हटा करके अगर हम समझ में फोकस करें, बर्दाश्त करें, थोड़ा सॉलिडेरिटी दिखाए, भाईचारा दिखाए, तो वार ख़त्म हो सकता है। आर्मामेंट की जगह हम डिसआर्मामेंट करें, यूनिवर्सल एंड वेरीफाइबल करें, ये भी हमने देखा है ना। एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है, हमने पढ़ रखा है। पर फिर ऑथोरिटेरियन की जगह हम गवर्नेंस चाहते हैं, ऑथोरिटेरियन गवर्नेंस की जगह डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेंट चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ बता रहे हैं। एजुकेशन ऑफ वर्क की जगह एजुकेशन ऑफ, ये सब अब दिखना। अब बैरियर, क्या क्या बैरियर है पीस के? तो न्यूक्लियर थ्रेट है, न्यूक्लियर थ्रेट दिया जाता है। इल्यूजन ऑफ एफिशिएंसी है कि ऐसा दिखाया जा रहा है कि हम काफ़ी एफिशिएंट है, पर वो एक तरह से इल्यूजन है, समझे। प्रीजडिस एंड स्टीरियोटाइपिंग, पहले से कुछ अब खुद से मान लेना, और स्टीरियोटाइप सोच, वो भी एनिमी को बढ़ावा देती है। इन्वायरमेंट के तरफ किसी भी तरह का रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, जो कि पॉल्यूशन फिर क्रिएट करेगा, फिर पॉल्यूशन ख़त्म नहीं कर पाओगे। पोवर्टी है, गरीबी में लोग क्राइम करते हैं, वायलेंस चूज़ करते हैं। आइसोलेशनिज्म है, मान के चलो किसी सेक्टर ऑफ सोसाइटी, अगर दिल्ली की या कोई नक्सलाइट इलाका है, छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट रहते हैं, अब वो आइसोलेट होकर रह रहे हैं, तो वो सरकार के खिलाफ गलत ही ना बोलेंगे, क्योंकि सरकार उन पे भी ध्यान नहीं दे रही है, उनकी बेसिक नीड्स पे ध्यान नहीं दे रही है। तो आइसोलेट हो करेंगे वो, फिर वो वार करेंगे। अपग्रेड, जो कंट्री लालची है वो भी वार करती है, ठीक ना। लालच की वजह से वार होता है। अब जैसे कि ट्रेड वार चल रहा था यूएसए और चाइना में, तो ये ग्रीड की वजह से ही ना हो रहा था, लालच की वजह से ना हो रहा। और अभी के टाइम में अगर आप देखो तो जो ट्रेड डील्स हो रहे हैं, जो टैरिफ लगाते हैं, वो क्या है? ग्रीड ही तो है, ये भी तो वार एक तरह से। और जिससे 8 एक्शन एरिया है जहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं कल्चर ऑफ पीस। कल्चर ऑफ पीस चाहिए तो 8 एक्शन लेना पड़ेगा। सॉरी यार, मैंने पेज पलटना भूल गया। कल्चर ऑफ पीस कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं? 8 एक्शन है। कल्चर ऑफ पीस थ्रू एजुकेट करके, सस्टेनेबल इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ये करना है, रेस्पेक्ट करना हर एक ह्यूमन राइट्स को, फिर इक्वलिटी देना है, मेन एंड वुमेन को इक्वल रखना है, ठीक ना। फिर डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन अगर कंट्री में होता है तो भी पीस क्रिएट होगा। फिर आपका अंडरस्टैंड, जो टॉलरेशन और सॉलिडेरिटी को समझना पड़ेगा, कहाँ बर्दाश्त करना है, किसके साथ भाईचारा रखना है, किसके साथ, इस ये सब चीज़ों को समझना पड़ेगा। और फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज का, इंफॉर्मेशन का फ्री फ्लो होना। अगर मान के चलो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो अटैक किया ऑपरेशन सिंदूर अटैक, तो ये सब क्या क्या फ्री फ्लो इन्फॉर्मेशन था? नहीं। नोटबंदी जो डीमोनेटाइज था वो भी क्या फ्री फ्लो ऑफ नहीं, यहाँ पर सीक्रेसी मेंटेन की थी, पर फ्री फ्लो भी इंफॉर्मेशन होते हैं, वो भी आपको मालूम चलते हैं। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अगर पूरा वर्ल्ड को हम पीस सिक्योरिटी से मतलब लेस करेंगे, नॉलेज फैलाएंगे, तो और भी अच्छा है। समरी आप खुद से देख लेना। अब डिफाइन ह्यूमन राइट्स, ये तो आप कर लोगे। वाई इज़ ह्यूमन राइट एजुकेशन सो इम्पोर्टेंट? एजुकेशन आप देख रहे हैं, एजुकेशन से क्या होता है। हम्म, अब देखो यहाँ कल्चर ऑफ पीस थ्रू एजुकेशन ला सकते थे, जो हम यहाँ पे पहला में
तो क्यों एजुकेशन द्वारा क्यों? ए टैक्सन एरिया एजुकेशन हैज पुट फर्स्ट थिंग प्राइमरी मीडियम थ्रू कल्चर इज सिस्टमेटिक प्राइवेट सोशल गोल गर्ल्स पे ज़्यादा फोकस करता है। रिवाइजिंग करिकुलर टू प्रमोट क्वालिटी वैल्यू, एक वैल्यू बनाने के लिए, एटीट्यूड लाने के लिए, बिहेवियर चेंज लाने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करना है, ये चीज़ बताता है एजुकेशन। किसी डायलॉग को वे में मीडिएशन करना है। नॉन वायलेंट में मीन्स नॉन वायलेंट मतलब नॉन वायलेंट वे में आपको पीस इस्टेब्लिश करना है। ये सब कहाँ से होता है? एजुकेशन से पता चलता है। व्हाट इज यूडीएचआर? ये तो देखा आपने। ट्रेसेस द कॉजेज दैट लीड टू इट्स ड्राफ्टिंग। क्यों यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बना? कब बना? ये भी आपको याद करो कब बना, ये बता दो आप। अभी क्या क्या कारण थे? कौन कौन पर्सनैलिटी इन्वॉल्व थी यहाँ पर? फिर इनमरेट करना ये टैक्सन एरिया फॉर क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ पीस। यहाँ पर एक क्वेश्चन, सॉरी यार सॉरी। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है।